नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है सकुशल होंगे। दोस्तों, प्रकृति की सुंदरता में जीवन दर्शन होता है और इस जीवन दर्शन में यदि कोई प्यार का एहसास कराता है तो वो होती है माँ। अपने पूरे जीवन में इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसके आंगन में भी किलकारियाँ गूंजें, लेकिन कभी कभी कई कारणों से लोग अपनी प्रजनन क्षमता खो देते हैं, यानी माता पिता बनने से वंचित रह जाते हैं। आज मैं इन्हीं विषयों पर आपको बताऊंगी, बांझपन क्यों होता है और कैसे होता है। अपने घर आंगन में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी सुनने की चाहत हर किसी की होती है, पर कभी कभी सेहत से जुड़ी किसी समस्या की वजह से ये चाहत एक सपना लगने लगती है। ये समस्या है इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी का मतलब है बच्चा पैदा करने की क्षमता ना होना। इनफर्टिलिटी महिला और पुरुष दोनों में हो सकती है। आमतौर पर 30% मामलों में महिला में कमी, 30% मामलों में पुरुष में कमी और 40% मामलों में दोनों में कमी बच्चा ना होने की वजह बनती है। बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी या पुरुषवादी समाज इसमें ज़्यादातर, क्योंकि बच्चा पैदा एक औरत करती है तो इसलिए औरत को ही ज़्यादा ब्लेम जाया जाता है, मगर ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि जब हम जांच करते हैं, बुलाते हैं, इसलिए हम औरत आदमी दोनों को एक साथ देखते हैं। और जब डॉक्टर एक आदमी को कहता है जांच कराने के लिए, शायद सबसे मुश्किल, अगर आप बोलेंगे कि मेरी पूरी प्रैक्टिस में एक आदमी को ला कर उसका एक सिंपल सा सीमेन जांच कराना, यानी कि जो सबसे आसान काम है, एक उसको खाली एक अपना सीमेन सैंपल चेक करने को देना होता है। आदमी कभी भी तैयार नहीं होते और कहते हैं आप पहले औरत के टेस्ट कर लो, जो अनगिनत हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए कि मूलतः प्रॉब्लम आदमी में भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है, तो इसलिए दोनों की जांच एक साथ ज़रूरी है। ये अवस्था भी दो तरह की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें महिला ने कभी गर्भ धारण ना किया हो, जबकि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो है जिसमें महिला ने गर्भ धारण किया लेकिन अबॉर्शन हो गया हो। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है किसी औरत ने कभी भी उसके बच्चा हुआ ही नहीं, यानी कि प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। मगर कोई औरत जिसको अबॉर्शन होते रहते हैं, प्रेगनेंसी गिर जाती है, बच्चे मर जाते हैं, फिर उसको बच्चा नहीं होता, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि कभी भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई हो तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, और कभी प्रेग्नेंट हुई हो, चाहे वो अबॉर्शन हो, एक टॉपिक हो, बच्चा मर गया हो, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। भारत के शहरी कपल्स में बांझपन की समस्या गंभीर होती जा रही है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में साल 2000 से फर्टिलिटी रेट में लगातार 17% की गिरावट आ रही है। इसके मुताबिक आम आबादी का 10% हिस्सा किसी न किसी तरह से बांझपन का शिकार है। हालांकि जिस तरह से समस्याएं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से मेडिकल साइंस ने भी उपचार के नए तरीके खोज लिए हैं और उसमें बड़े पैमाने पर कामयाबी भी मिल रही है। IVF, ICSI जैसी तकनीक इसी उपचार का हिस्सा है। माँ बनने को दुनिया के सबसे सुखद एहसासों में से एक माना जाता है। हर माँ अपने बच्चे में अपना बचपन देखती है, उनकी खुशी में खुश हो जाना और उनके रोने पर उनके साथ रो देना। यही भावनाएं तो एक माँ और बच्चे के रिश्ते को दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता बनाती है। पर कई वजहों से महिलाएं इस सुखद एहसास से वंचित रह जाती हैं, इसलिए इन वजहों को जानना बेहद जरूरी है। आमतौर पर महिलाओं में 20 से 35 साल की उम्र को रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन की उम्र माना जाता है। 35 साल की उम्र के बाद गर्भ धारण करने पर बच्चे में जन्मजात बीमारी हो सकती है। महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब का बंद होना इनफर्टिलिटी का एक अहम कारण हो सकता है। एग का नहीं बनना या फर्टाइल ना होना भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। यूट्रस में टीबी की वजह से भी कई बार महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं। इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक भी काम नहीं आती है।
बच्चा बनाने के लिए अंडा जो औरत का है वो बेस्ट अंडे होते हैं 21 से 24 साल के बीच में। गांव में जो हमारी महिलाएं सुन रही हों उधर तो बहुत अच्छा है क्योंकि यंग एज में शादी हो जाती है, और मगर शहरों में जहाँ पे शादी ही 29, 30, 31, 32 में होती है, उसके बाद भी और 2-3 साल लग रहे होते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उम्र इस पूरे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक ही चीज़ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कहूँगी वो है एक औरत की उम्र या लड़की की उम्र। तो उम्र बहुत ज़रूरी है कि उसकी सही एज में शादी हो और उसका सही उम्र में बच्चे हों। बाकी औरतों के बहुत सारे कारण हैं। एग रिज़र्व तो एक चीज़, कई औरतें पैदा ही हम लोगों को पैदाइश ही, आप बोलेंगे आदमी और औरत में क्या फ़र्क है। आदमी को अनगिनत से स्पर्म्स होते हैं, यानी कि वो 45 का भी हो जाए, 50 का भी हो जाए, 60 का भी हो जाए, फ़र्क थोड़ा आता है, मगर उसके शुक्राणु अलाइव होते हैं। मगर औरत को खाली एक ऐसे जैसे एक मुट्ठी में चीज़ें देते हैं ना, ऐसे एक औरत को अंडे मिले होते हैं कि ये आपके इतने अंडे हैं। अब उसको जल्दी ख़त्म हो जाए, कई लोगों को कम मिले होते हैं। तो आपने सुना होगा कि 30-35 में ही लोगों के माहवारी बंद हो जाती है, तो इसका मतलब उसके अंडे ख़त्म हो गए। कईयों के 40 तक होते हैं। मेरे पास 2-4 % ऐसे लोग आते हैं जिनका 24-25 में भी माहवारी शुरू हुई और बंद हो गई, यानी कि उनको अंडे इतने कम मिले थे। तो एग रिज़र्व जो होता है औरत का बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, औरतों में बहुत कॉमन कॉज है ट्यूब्स। तो जो ट्यूब्स होते हैं और जो अंडेदानी के साथ जो ट्यूब्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और हमारे कंट्री में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं और टीबी है, उससे ये ट्यूब बंद हो जाते हैं। और ट्यूब बंद होते ही वो अंडा ट्यूब के अंदर नहीं जा सकता, तो शुक्राणु और अंडे मिल नहीं सकते, तो बच्चा नहीं बनता। तीसरा है टीबी, जो बच्चेदानी को ही ख़त्म कर देती है। तो जहाँ पे बच्चा ठहरना चाहिए उसकी लाइनिंग ख़त्म हो जाती है, तो बच्चा वहाँ ठहर नहीं पाता। तो मूलतः अंडों का, ट्यूब्स का और बच्चेदानी का सही होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं एक औरत फर्टाइल या बच्चा पैदा करे। इसके अलावा शराब के सेवन के कारण महिलाओं में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं के गर्भाशय में अंडे बनने बंद हो जाते हैं। साथ ही डायबिटीज, अधिक मोटापा, थायराइड, ल्यूकोरिया आदि बीमारियां होने पर भी महिलाओं को प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो स्मोकिंग का आदमियों पर असर होता है। सच बोलूं, औरत का तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद असर होता है, मगर स्मोकिंग और अल्कोहल से आदमी के शुक्राणुओं पे बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसको हम लोग आजकल कहने लगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ पैदा होती हैं। और ऐसे आदमियों को हमको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देने पड़ते हैं, लाइकोपीन, जिंक और ऐसी सब चीज़ों की कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आदमी की पूरी होती है तभी तो, इसलिए मैं कहूँगी, मेरा एक ही गुजारिश रहेगी सब सुनने वालों से कि आदमी अगर कोई अल्कोहल और स्मोकिंग में है और बच्चा पैदा करना चाह रहा है तो कृपया इस चीज़ से दूर रखिए। औरत का ये है कि एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसके ऊपर स्मोकिंग और अल्कोहल का असर ज़्यादा होता है, तो अंडों से ज़्यादा शुक्राणु के ऊपर इसका असर होता है। अक्सर पति और पत्नी के ब्लड ग्रुप की असंगति को भी इनफर्टिलिटी के कारणों में गिना जाता है, लेकिन सही मायने में ब्लड ग्रुप और प्रजनन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई दंपति निसंतान होती है तो पहले पत्नी को दोषी ठहराया जाता है। कई मामलों में तो पुरुषों की जांच तक नहीं होती और सारा दोष महिलाओं पर मढ़ दिया जाता है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इनफर्टिलिटी के मामले बढ़े हैं।
आखिर क्यों पुरुषों में इनफर्टिलिटी के मामले बढ़ रहे हैं, आइए जानते हैं। आधुनिक जीवन शैली में इनफर्टिलिटी की समस्या महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में तेजी से बढ़ रही है। आमतौर पर एक पुरुष में 15 मिलियन स्पर्म सामान्य माने जाते हैं। इससे कम स्पर्म होने पर प्रजनन संबंधी समस्या आ सकती है। स्पर्म की संख्या भले ही ठीक हो, पर उनकी गुणवत्ता अगर खराब है तो ये भी प्रजनन की हमारी क्षमता पर असर डाल सकती है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ने का अहम कारण हार्मोन्स में गड़बड़ी है और हार्मोन्स की गड़बड़ी के पीछे का कारण है स्ट्रेस। पुरुष अपने कामकाज के चक्कर में इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि वो खाना पीना सब भूल जाते हैं। आईटी कंपनियों में काम कर रहे पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की संभावना अधिक पाई गई है। लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और रेडिएशन की वजह से इस लाइन में काम कर रहे पुरुषों का स्पर्म काउंट घट रहा है। इनफर्टिलिटी, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी, जेनेटिक हो सकती है और हर आदमी को एक अपना सीमेन एनालिसिस जब कराकर देखेंगे तो उससे एक आइडिया हो जाता है। हमारे WHO के हिसाब से 15 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए एक इजैकुलेट में पर ml। तो अगर 15 मिलियन से कई आदमी आते हैं, उनका स्पेशली अफ़गानिस्तान, इराक जहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, स्ट्रेस के कारण मैंने देखा है कि बहुत फ़र्क होता है स्पर्म काउंट में। तो जब काउंट बहुत लो होता है तो जब हम इनकी जेनेटिक स्टडी कराते हैं तो वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, मतलब एक आदमी के लिए वाई क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर कुछ कुछ एरिया रहते हैं जो डिलीटेड होते हैं, उससे उसके खुद के बच्चा अगर होगा उसमें भी जाएगा। तो इस तरीके से ये एक जीन्स के थ्रू चली आ रही होती है। तो इसलिए अगर आप देखते हैं कि आपके फैमिली में बच्चा पैदा करने में मुश्किल आ रही है तो हम लोग जेनेटिक स्टडी ज़रूर करा कर देखते हैं कि आदमी का जेनेटिक प्रोफाइल ठीक है कि नहीं। एक कैरियोटाइप करा के देख लेते हैं कि पहले वो ठीक है, फिर उसके बाद वाई क्रोमोसोम के अंदर देखते हैं कि माइक्रो डिलीशंस तो नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की भी एक बीमारी है जिससे जो आपके जो टेस्टिस में स्पर्म पैदा तो हो रहे हैं मगर वो उसके बाद ट्रैवल करके आपके यूरेथ्रा के थ्रू जब बाहर स्पर्म आता है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं जिनके कारण ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनका स्पर्म बन भी रहा होता है तो बाहर नहीं आ रहा होता। तो इसे दो तरीके की समस्याएं, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन कि यानी कि बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे, ऐसे लोगों को तो IVF ICSI बहुत ही मदद कर सकता है और आप अपना जेनेटिक बेबी ले सकते हैं। दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं है पर पैदा ही नहीं हो रही। अब पैदा क्यों नहीं हो रही, उसका कारण जेनेटिक वगैरह में ज़्यादा होता है। इसके अलावा देर से शादी, ज्यादा स्मोकिंग या ड्रिंक करना, बेहद तनाव में रहना, मोटापा जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी वजहें अक्सर इसके पीछे होती हैं। कुछ अन्य बीमारियां जैसे टीबी, ब्रुसेलोसिस, गोनोरिया, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स आदि के कारण भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। सबसे बड़ा कारण मैं कहूँगी देर से शादी करना ही है। और हर लड़कियों से मुझे मालूम है आजकल करियर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए, मगर औरत के लिए एक एज दी गई है और अगर उस एज ग्रुप में आपने शादी नहीं करी तो या तो जो आजकल आपने सुना है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एग फ्रीजिंग करवाने शुरू कर दिया है कि भाई आप शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं कर रहे तो अपने अंडे जाके उनको फ्रिज में जैसे कहते हैं या फ्रीज़ करवा के रख लीजिए। मगर ये इससे ज़्यादा सही मायने में सही ये रहेगा कि आप सही समय पर शादी करिए, यानी कि 20 से 25 की उम्र के अंदर शादी भी हो और कम से कम 30 साल से पहले पहला बच्चा तो हो ही जाए और 35 से पहले दूसरा बच्चा भी हो जाए, क्योंकि 35 के बाद औरत के अंडों में बहुत ख़राब असर आना शुरू हो जाता है और 40 तक आते आते तो उसके अंडे करीबन ख़त्म ही हो जाते हैं। किसी समस्या का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जब हम उसकी पहचान कर उसका उपचार करते हैं और पहचान के लिए ज़रूरी है कुछ टेस्ट। पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट और उपचार अलग अलग होते हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ टेस्ट और इनफर्टिलिटी से जुड़े कुछ आधुनिक उपचारों के बारे में। इनफर्टिलिटी की जांच के लिए महिलाओं में सबसे पहले ब्लड टेस्ट और हार्मोन टेस्ट करवाया जाता है। इसमें फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर की जांच की जाती है।
अगर हार्मोन टेस्ट ठीक होता है तो डॉक्टर HSG टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट पीरियड्स खत्म होने के 2 दिन बाद होता है। इसके जरिए फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज की जांच की जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि एग बन रहे हैं या नहीं, और अगर एग बन रहे हैं तो वह फर्टाइल कब होते हैं। पुरुषों में इनफर्टिलिटी की जांच के लिए सीमेन एनालिसिस टेस्ट में स्पर्म्स की क्वालिटी देखी जाती है। वहीं LH-FSH टेस्ट में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की जांच की जाती है। जैसे मैंने कहा, आदमियों के लिए बहुत ही आसान है, खाली एक अपना 3 या 5 दिन जब संभोग नहीं किया हो तो 3 दिन के गैप के बाद एक अपना पानी अगर वो जांच को दे दें, उसमें पूरा निकल कर आ जाता है कि काउंट क्या है, मोटिलिटी क्या है, ये सब देखने से तो आदमी का खाली एक ही सिंगल जांच से उसका रोल ख़त्म हो जाता है, अनलेस कि उसमें कोई ख़राबी आए, फिर तो उसकी 2-4 जांचें और होंगी। मगर औरत के लिए पहले उसका अंडों का रिजर्व देखने के लिए एक AMH की जांच होती है कि एक वो ब्लड टेस्ट है जिससे पता कर सकते हैं कि इसका रिजर्व, अगर जैसे कई लड़कियाँ आती हैं पूछने के लिए तो मैं उनका एक ये टेस्ट करवा के कह देती हूँ, मैं बताती हूँ। एग रिजर्व अगर बहुत ही लो है तो मैं कहती हूँ नहीं प्लीज़ आप शादी में देर मत करिए या बच्चे में देर मत करिए, अभी आप पैदा करिए। और दूसरा है ट्यूब्स की टेस्टिंग होती है औरतों की कि ट्यूब खुले हुए हैं कि नहीं। जब वो 1-2 साल हो जाता है उनका ट्राई करते हुए, उनका फिर भी बच्चा नहीं हो रहा होता तो हम लोग एक हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम यानी कि एक डाई डालकर देखते हैं कि ट्यूब उसके खुले हुए हैं कि नहीं। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड उसके बच्चेदानी का ज़रूर होना चाहिए कि कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, कोई और उसकी लाइनिंग ठीक बन रही है, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। बाकी हार्मोन्स की टेस्टिंग है, थायराइड है, हमारी बॉडी को पूरे को इफ़ेक्ट करता है, ब्लड शुगर वगैरह उसके नॉर्मल होने चाहिए, उसके अंदर उसका प्रोलैक्टिन, FSH, LH जो हार्मोन्स हैं वो सारे ठीक होने चाहिए। तो औरत के लिए कुछ जांचें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये भी बिल्कुल सही है। अक्सर लोग बच्चा ना होने पर निराश होकर बैठ जाते हैं, जबकि आज के आधुनिक समय में इसका उपचार संभव है। ऐसा ही एक उपचार है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF एक प्रक्रिया है जिसमें अंडे की कोशिकाओं को मां के गर्भ से बाहर निकालते हैं और डोनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इनक्यूबेटर के अंदर होती है। फर्टिलाइज करने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 दिनों का समय लगता है। भ्रूण के पर्याप्त विकास के बाद इसे वापस मां के गर्भ में पहुंचा दिया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि टेलीफोन का बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही आज IVF का योगदान है, क्योंकि जो भी माँ बाप नहीं बन पा रहे, आज मैं बड़े दावे के संग कह सकती हूँ कि अगर वो चाहें तो माँ बाप बन सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास IVF की वो तकनीक है। IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि एक औरत और आदमी जब हमारे पास आते हैं उस औरत के अंडे हम एक सुई के द्वारा, उसके कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, एक सुई के द्वारा उसके अंडे हम एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं। आदमी का पानी उसी समय फ्रेश पानी लेते हैं, दोनों का मिलाकर बच्चा बाहर बनाते हैं और बच्चे को बड़ा होते देखते हैं। इनकी 3-4-5 दिन बच्चा इंक्यूबेटर में बड़ा हो रहा होता है। उसके बाद एक नलकी के थ्रू बिना किसी ऑपरेशन के वापस उसकी बच्चेदानी में डाल देते हैं। तो एक तरीके से जो कार्य बॉडी के अंदर हो रहा होगा जो हमें दिख नहीं रहा, उसको हम अपनी आँखों के सामने बाहर लाकर अंडे और शुक्राणु को मिलाकर बच्चा बनाकर देखकर फिर अंदर डाल रहे हैं। हमने इतना कुछ IVF के द्वारा ऑब्टेन कर लिया कि जो प्रणाली अंदर होनी चाहिए उसको हम बाहर कर लिया। तो अब इसमें भी अगर कोई कमी आ जाती है, यानी कि किसी के पास अंडे नहीं हैं, तो हम एग बैंक से अंडों का इंतज़ाम हो सकता है। किसी की बच्चेदानी TB ने ख़राब कर दी हो, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो, तो बच्चेदानी अपने बहन की या सिस्टर इन लॉ की या कोई और है उसमें हम डाल सकते हैं। मतलब अब हमारे पास कई तरह के तरीके हैं किसी भी दंपति को माँ बाप बनाने के लिए। तो आज मतलब हर जना जिसको बच्चा नहीं हो रहा, मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ राइट डॉक्टर के पास जाइए और आपकी मदद 100% हो सकती है। IVF को आधुनिक मेडिकल दुनिया के एक चमत्कार के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले मानव के पास इस तरीके से बच्चे पैदा कर सकने की ताकत नहीं थी।
गांव की महिला हो चाहे एक डॉक्टर तक पहुंचकर एक सिंपल सीमेन एनालिसिस कराकर उसका रोल ख़त्म हो सकता है। यानी कि अगर बहुत बढ़िया सैंपल है तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम इधर नहीं है, अब हम एक औरत को देखेंगे। तो मेरे को लगता है सारी सॉल्यूशन जो है वो एक राइट डॉक्टर तक पहुंचने तक की है। उसके बाद मेरे ख्याल में डॉक्टर आपकी सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हालांकि आईवीएफ को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार आईवीएफ के जरिए माँ बाप बनने वालों की उम्र मिलाकर 100 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही क्लिनिक और अस्पताल दंपति को डोनर की पहचान उजागर नहीं कर सकते। इसके अलावा डोनर की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। ICMR हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो संभाल रहा है अभी IVF को, और भी बहुत तरह के लॉज अब बनने शुरू हो गए हैं। ART लॉ है, ART बैंक्स की अब संभावना आ रही है। तो जो चीज़ शुरुआत में शायद बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेटेड नहीं है, अब वो पूरी इंडस्ट्री भी रेगुलेट हो रही है। ICMR की गाइडलाइंस बहुत हर स्पर्म डोनेशन को लेकर, एग डोनेशन को लेकर, सरोगेसी को लेकर, IVF को लेकर, IVF क्लिनिक होनी कैसी चाहिए, डॉक्टर कौन, उसकी क्या डिग्री होनी चाहिए, प्रैक्टिस कौन कर सकता है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जो लैब में काम करते हैं उनकी क्या डिग्री होनी चाहिए। तो हर तरह के जो गाइडलाइंस हैं वो ICMR ही बनाता है, और उसी गाइडलाइंस को सारे डॉक्टर जो फॉलो करते हैं, जो नई क्लिनिक खोलते हैं, किस तरीके की स्पेस हो, किस तरीके का मैन पावर हो, किस तरह का इक्विपमेंट हो, और किस तरीके की उसके बाद ऑडिटिंग हो, रिपोर्टिंग हो, वो सारे रिपोर्ट्स कैसे उधर तक जाने चाहिए। और जो हमारे जो रेशोज़ हैं, सेक्स रेशोज़ हैं, ये सारी चीज़ें इन गाइडलाइंस के थ्रू ही निकल कर आती हैं जो सब डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अब चलते हैं उस ओर जहां है योग, योग जो भगाए रोग। कपालभाति के लिए हम सीधे बैठे हैं। श्वास को बार बार नाक से बाहर फेंकेंगे और पेट जाएगा अंदर की तरफ। सांस भरने पर ध्यान ना दे, वो तो अपने आप अंदर जाएगा। जो श्वास अंदर गया है उसको फिर से बाहर फेंकें। लगातार यह अभ्यास करते रहें। श्वास फेंकने की थोड़ी आवाज होगी। सीधे बैठे हैं। लगातार जब तक आप आराम से कर सकें इस अभ्यास को करते रहें। पूरी मस्ती हो, पूरा एंजॉय करें। नाक से फेंके सांस, पेट थोड़ा अंदर जाए। जल्दी जल्दी नहीं करना और गिनती भी नहीं गिनना, घड़ी भी नहीं देखना। जितना आप आराम से कर सकें बस उतना करें और उसके बाद रुक जाएं। ऐसे 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास कर लें। वातक्रम कपालभाति के लिए सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं ऐसे। जल्दी जल्दी श्वास को भरना है और दूसरी नाक से निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से श्वास निकाला, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से निकाल दिया, राइट से भरा और लेफ्ट से निकाल दिया। तो बार बार ऐसे ही करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे किया जाता है। वातक्रम में तेजी से किया जाता है। ये वातक्रम षटकर्म का एक अभ्यास है जिसमें आवाज होती है श्वास भरने की और श्वास निकालने की।
विज्ञान ने कई ऐसे चमत्कारिक कार्य किए हैं जिनको पहले प्रकृति के अधिकार में माना जाता था। ऐसा ही कुछ है जन्म की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। IVF जैसी नई वैज्ञानिक तकनीकों ने निसंतान परिवारों के जीवन में बच्चों की सुखद किलकारियां घोलने का काम किया है। अब दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते मिलूंगी एक और बीमारी और उसके उपचार की जानकारी के साथ। तब तक आप रखें अपना ख्याल। नमस्कार।